Assalamu alaikum. Today we will study about the types of intracellular and extracellular solutions. इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस की टाइप्स पढ़ें, हम पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. किसी भी सॉल्यूशन में दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं. एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं जबकि दूसरे को सॉल्यूट. सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और मिकदार में ये सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूट वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए होते हैं और इनकी मिकदार सॉल्वेंट की निस्बत कम होती है. Here are the types of solutions. Three types of solutions on the basis of solute concentration they are there: isotonic solution, hypotonic solution and hypertonic solution. Here are some points which you should remember. First one is intracellular environment includes all the conditions inside the cell. It means cell के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कहलाएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ उसने इनक्लोज किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन ने अपने अंदर, उसको हम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कंसीडर करेंगे. While the extracellular environment includes all the conditions outside the cell. सेल से बाहर सराउंडिंग में जो कुछ भी है सेल की सराउंडिंग में वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है और ऑफ कोर्स ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन है. Intracellular and extracellular environments of the living organisms contain solutions. Point number 3 अब क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि दोनों साइडों पर solutions मौजूद हैं, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में भी और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में भी. Point number 4 is cell membranes are semi-permeable and allow only solvent molecules to move in or out. Cell membranes सब living cells की semi-permeable या selectively परमिएबल होती हैं और ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को विदाउट एनी चेक इनवर्ड या आउटवर्ड आने जाने देती हैं. पॉइंट नंबर 5 इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. यानी अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो हम इस वाटर की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे. ऑस्मोसिस जो टर्म है ये सिर्फ वाटर की मूवमेंट के लिए यूज होती है. अगर वाटर मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. Point number 6 is in a solution osmosis occurs from a lower solute concentration to higher solute concentration. अब क्योंकि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में सोल्यूशन है तो अगर हम ऑस्मोसिस को विद रेफरेंस टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स देखें तो वाटर की मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस डायरेक्शन में होगी, जहां लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स है वहां से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की तरफ वाटर ऑस्मोटिकली मूव करेगा. यानी वाटर इज मूविंग फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. Point number 7 is outward movement of the water through osmosis is called exosmosis. अगर वाटर सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सोस्मोसिस कहलाएगा ये मूवमेंट. और जो पॉइंट नंबर 8 है दिस इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस. अगर वाटर सेल के अंदर मूव करके सेल में एंटर हो रहा है तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एंडोस्मोसिस. Now here is isotonic environment. In an isotonic environment, the relative concentrations of solute and water are equal on both sides of the membrane. There is no net water movement, so there is no change in the size of the cell. यहाँ एक आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक बीकर के अंदर एक रेड ब्लड सेल शो किया हुआ है. अब सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में भी सोल्यूशन मौजूद है और सेल से बाहर इस बीकर में भी सोल्यूशन मौजूद है. उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन कहेंगे. अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन है यानी बीकर के अंदर जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है उसमें एक तो वाटर मौजूद है, दूसरा उसमें सोल्यूट्स मौजूद हैं जो डॉट्स की फॉर्म में शो किए हुए हैं. इस डायग्राम में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है
सो नेट वाटर की जो मूवमेंट है वो इक्वल है। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से बाहर जा रहे हैं उतने ही सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो सेल अपनी नॉर्मल शेप मेंटेन किए रखेगा। देयर विल बी नो नेट लॉस और गेन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। Now the next is hypotonic environment. If the extracellular fluid has lower osmolarity than the fluid inside the cell, then it is said to be hypotonic and the net flow of water will be into the cell. Here the term hypo means less. यहाँ अब आप इस बीकर को देखिए, इसमें दो तरह के एनवायरनमेंट हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन आपको कम नजर आ रही है और इंट्रा सेलुलर में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो यहाँ जो बीकर का एनवायरनमेंट है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। तो नेट जो मूवमेंट है वाटर की इट विल बी फ्रॉम द बीकर इनटू द सेल। So what will happen? The cell it will swell because the water it is moving by endosmosis into the cell. The third type of environment is hypertonic environment. A hypertonic environment is one where the concentration of solutes is greater. In a hypertonic environment, cells lose water through osmotic pressure differences using membrane proteins called aquaporin channels to go to the higher concentration medium. Because cells are permeable to water, they shrink and elevate the concentration of intracellular solutes. यहाँ अब आप देखिए इस बीकर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा दिखाई हुई है, जबकि जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट उसमें सल्यूट कंसंट्रेशन लेस है। तो यहाँ जो वाटर की मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल में से वाटर एक्सोस्मोसिस के थ्रू बाहर बीकर की तरफ आ रहा है। एज अ रिजल्ट जो सेल के कंटेंट्स हैं यानी सेल साइटोप्लाज्म उसकी अमाउंट कम हो गई है वाटर के रिमूवल की वजह से, तो सेल श्रिंक कर गया है। Now this slide is showing the effect on the cell when it is placed in isoosmotic, hypoosmotic and hyperosmotic environments. यहाँ आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें 3 बीकर्स हैं। हम इनको राइट टू लेफ्ट स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट बीकर है राइट साइड पर जिस पर आइसोऑस्मोटिक लिखा हुआ है, जब हमने सेल को ऐसे सोल्यूशन में पुट किया है जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी सेल में है, तो जो नेट गेन और लॉस है वाटर का वो इक्वल हो गया। आपके पास सेल की शेप, ये जो रेड ब्लड सेल की शेप है वो सेम रही, क्योंकि जो सोल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में है वही इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में है। लेकिन जब इसी सेल को हम सेकेंड बीकर में देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, यानी बीकर के अंदर का जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो सेल है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो फिर क्या हुआ? जो वाटर है वो बाय एक्सोस्मोसिस मूव किया है फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वाटर की रिमूवल की वजह से सेल के वो कम हो गए, सो द सेल श्रिंक कर गया है। आपके पास जो थर्ड कंडीशन है उसमें आपने उसी सेल को जो हमने फर्स्ट केस में देखा था, रेड ब्लड सेल को हमने प्लेस किया है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। यहाँ जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, जबकि सेल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जो वाटर है वो मूव किया फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इनटू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, और सेल के कंटेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए ड्यू टू द एंट्री ऑफ मोर एंड मोर वाटर एंड द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट हैज एक्सपेंडेड। यहाँ आपने तीनों कंडीशंस देखी हैं। अगर सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे सेल की शेप मेंटेन रहेगी, नॉर्मल रहेगी। जब आप सेल को हाइपर ऑस्मोटिक या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे सेल श्रिंक कर जाएगा। जब सेल को हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे तो सेल स्वेल कर जाएगा। थैंक यू।